हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 19 करेंगे, जो किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का 2008 से लेकर 2022 तक का है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जो अपने चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1921 से 1951। भारतीय जनसांख्यिकीय अध्ययनों में 1921 से 1951 की अवधि को स्थिर विकास की अवधि के रूप में माना जाता है। ठीक है, वहीं 1921 से 1951 के दौरान भारत की जनसंख्या 251 मिलियन से बढ़कर 361 मिलियन हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहे कि भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोशी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। दिए गए विकल्पों में से उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यह घटित हुआ था। अब ध्यानपूर्वक देखिए, इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी महाराष्ट्र। देखिए, रामोशी विद्रोह की शुरुआत पश्चिमी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में पहाड़ी जनजाति रामोशी द्वारा की गई थी। उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध स्पेनी टॉप डिवीज़न फुटबॉल लीग ला लीगा ने अपने इतिहास में पहली बार दिसंबर 2019 में एक गैर फुटबॉल खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। दिए गए विकल्पों में से उस खिलाड़ी को चिन्हित या की चिन्हित करें। तो इसका सही विकल्प होगा रोहित शर्मा। क्या? रोहित शर्मा को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत का लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सोमा रॉय बर्मन। क्या? सोमा रॉय बर्मन। अगला है कि 1920 में 20 के दशक में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आत्मसम्मान आंदोलन किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। क्या? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न पे चले, उससे पहले बता दें कि ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा 1925 में तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज को इसका उत्तर क्या है? तमिलनाडु। हम महाराष्ट्र लगा दिए। इसका सही उत्तर क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु है इसका। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि ईवी रामास्वामी नायकर जो थे वो 1925 में तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया गया था उनके द्वारा। इसका उद्देश्य था कि ऐसे समाज को प्राप्त करना था जिसमें पिछड़ी जातियों के समान मानवाधिकार हो और पिछड़ी जातियों को जाति आधारित समाज के संदर्भ में आत्मसम्मान के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। आप आंसर में भी इसको सुधार कर सकते हैं। क्या? आंसर में भी। ठीक है, अब देखिए, बाजार कीमतों या वर्तमान कीमतों पर मापित सकल घरेलू उत्पाद को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। अगला है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे श्रीलंका का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो इसका सही उत्तर होगा महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, अगला मेनलीफ की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसे कहा जाता है आवर्त। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को स्थानीय स्तर पर रेगूर मृदा कहा जाता है। रेगूर मृदा कहा जाता है किसे? रेगूर मृदा। काली मिट्टी को रेगूर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली मिट्टी को रेगूर भी कहा जाता है। ऑप्शन में आप लोग क्या कीजिएगा? सुधार करते चलिएगा, क्योंकि इसमें भी ऑप्शन में त्रुटि है। ठीक है, इस वाले आंसर में भी क्या है? ऑप्शन में त्रुटि है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अवतल लेंस। क्या? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पे चलिए अगला प्रश्न पे क्या कह रहा है कि भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया।
तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध धार्मिक स्तूप भारत में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा सारनाथ उत्तर प्रदेश। क्या, सारनाथ उत्तर प्रदेश यानी वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था, तो इसका सही उत्तर होगा शास्त्रीय गायन। क्या, शास्त्रीय गायन। सभी में त्रुटि नहीं है इसलिए इसको स्किप कर दिए थे, वरना इसमें भी आंसर में सुधार कर देते, जैसे 17 प्रैक्टिस सेट 17 में किया गया था, लेकिन इसमें कहीं कहीं पे है, एक दो है। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं ऑप्शन लगा रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा राज्यों की परिषद में निम्नलिखित में से कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 12। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के सदस्यों के अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। क्लियर हो गया। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की मुख्य विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा संपत्ति निर्माण। अगला है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे पहले कृषि मूल्य आयोग का नाम दिया गया था, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस समय की गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा जनवरी 1965 में। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक का CEO नियुक्त किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, सुंदर पिचाई। क्या, सुंदर पिचाई ये भारतीय हैं। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है कि संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दक्षिण भारत से। क्या, दक्षिण भारत से। जैसे संगम साहित्य प्राचीन तमिल साहित्य को संदर्भित करता है और दक्षिण भारत का सबसे पुराना ज्ञात साहित्य है। क्लियर है। अगला है कि द बुक ऑफ गस्टी वुमेन नामक पुस्तक के या की लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिलेरी क्लिंटन एवं क्या है चेल्सी क्लिंटन। देख लीजिए यहाँ पे क्लिंटन। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध हॉर्नबिल पर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल त्यौहार जो है नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार जो है प्रतिवर्ष नागालैंड में आयोजित होने वाला उत्सव है। यह त्योहारों का त्यौहार मतलब के रूप में जाना जाता है, त्योहारों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है तथा कोहिमा में प्रतिवर्ष 1 से 7 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा का। किसका, गंगा का। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या, मुंबई, ऑप्शन बी। ठीक है, मुंबई में, महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना के बारे में बता दें कि 12 जुलाई 1982 को 20 शिवरावन समिति यानी कि संसद के अधिनियम 61 और 1918 द्वारा की सिफारिश पर की गई थी। अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा भाग 4। क्या, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। क्लियर है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा भारतीय संविधान में किए गए 101वें संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर से यानी GST से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहू पर्व मनाया जाता है, तो बिहू पर्व मनाया जाता है असम में। अगला है कि संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी, तो इसका सही विकल्प होगा 9 दिसंबर 1946 को। अगला है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा 2003 विकल्प 1 है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मार्च 2020 में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का सार्वजनिक क्षेत्र के एक अन्य बैंक में विलय कर दिया गया। वह बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नंद किशोर सिंह। अगला है बैडमिंटन का वर्तमान शामी निकाय कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। अगला प्रश्न है कि बीबी का मकबरा नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि पीली क्रांति का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, तो पीली क्रांति का जो संबंध है
वो है तिलहन उत्पादन से। किससे है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला 2018 में 28वां सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर होगा के शिवा रेड्डी। तेलुगु कवि के शिवा रेड्डी को सितंबर 2019 में पक्की ओटी गिलिट टर्निंग असाइड लाइटिंग डाउन शीर्षक वाली कविताओं के संग्रह के लिए 2018 में प्रतिष्ठित क्या सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था? अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो इसका सही उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। क्या? MBT। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा मानवों में रक्तचाप मापन हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या? स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी, असम। क्या? गुवाहाटी, असम में। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम 10 जनवरी 2020 और 22 जनवरी 2020 को गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने सोंडोल नृत्य नामक लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या? अरुणाचल प्रदेश। अगला है कि 1854 में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में भेजा गया वुड्स का घोषणा पत्र यानी कि वुड डिस्पैच निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय शिक्षा। क्या? भारतीय शिक्षा। जैसे 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड ने भारत के लिए शैक्षणिक प्रणाली पर एक डिस्पैच तैयार किया था। इस दस्तावेज को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल पंचमढ़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सतपुरा पर्वत श्रेणी यानी कि पर्वत श्रृंखला, सतपुरा पर्वत श्रृंखला, विकल्प 2। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर में पाई जाने वाली एक अस्थि का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पटेला। क्या? पटेला। पटेला घुटने के जोड़ के सामने स्थित एक हड्डी होती है, छोटी हड्डी होती है, जहाँ जांघ की हड्डी, फीमर और सीन बोन यानी कि टिबिया मिलती है। क्लियर है? अगला है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विटामिन जो B12 है इसका रासायनिक नाम क्या है? आप लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो कोबालामिन, साइनोकोबालामिन। क्या नाम है इसका? पूरा साइनोकोबालामिन, यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन B12 है को कोबालिन भी कहा जाता है। क्या? कोबालिन यानी साइनोकोबालामिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव आमाशय में उत्पन्न होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार की नियुक्ति 21 अगस्त 2020 को किस पद पर की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? चुनाव आयुक्त के रूप में। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरल। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। मोपला विद्रोह अगस्त 1921 में केरल के मालाबार जिले के किसानों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 61। अगला है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया था? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 8 अगस्त 1942 को। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंद महासागर। क्या? हिंद महासागर। अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागरीय बेसिन है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के युग के दौरान एक प्रसिद्ध बंदरगाह था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोथल। क्या? लोथल जो था, लोथल ने सिंधु सभ्यता के बंदरगाह शहर के रूप में कार्य किया। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं दी गई है। ध्यानपूर्वक देखिएगा विकल्प 1 को, तो इसका सही उत्तर आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे कि उस बॉक्स का चयन कीजिए जो मुड़ा हुआ होने पर
कागज की दी हुई शीट से निर्मित बॉक्स के समान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसे विपरीत एक एक छोड़ के, जैसे इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत ये और इसका विपरीत ये, इसको लिख लीजिए कॉपी पे और इसका सही उत्तर लगा लीजिए विकल्प 3। क्या? विकल्प 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी विकल्प आकृति निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? ध्यानपूर्वक देखिएगा, उत्तर आपको कौन सा निकल के आ जाएंगे? उत्तर आ जाएंगे इसका विकल्प 1। अब कैसे आएंगे हम थोड़ा आपको हिंट कर देते हैं। जैसे ये ऐसा विकल्प है, अब देखिए ऐसे मतलब विकल्प को करना है। जैसे पहला वाला क्या होता है, यहाँ वाला जो पार्ट है कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप पे यहाँ वाला जो पार्ट है, यहाँ वाला पार्ट डायरेक्ट यहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है? नीचे की ओर। फिर देखिए यहाँ वाला पार्ट कहाँ जा रहा है? यहाँ पे आ रहा है। फिर यहाँ वाला पार्ट बीच में और बीच से डायरेक्ट यहाँ पे कोने पे, ऐसे करके जा रहा है। मेरे बातों को समझ गए होंगे आशा करते हैं। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं दी गई है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? विकल्प 2। विकल्प 2 को आप ध्यान से देखिए, इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस बेनारेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। जैसे हिरन है, शाकभक्षी है और चीता है। क्या है? हिरन ये हो गया, ये पूरा शाकभक्षी हो गया और ये चीता हो गया, ठीक है। हिरन शाकभक्षी मतलब घास फूस खाने वाला जो है जानवर के बारे में कह रहा है। तो डियर यहाँ पे हो गया, शाकभक्षी यहाँ पे हो गया, ठीक है। और यहाँ पे चीता हो गया, लियोपार्ड हो गया। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है। उस भिन्न आकृति का चयन कर लीजिए। जैसे देखिए विकल्प अगर एक को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में प्रत्येक भुजा पर एक कर्व है। क्या है? एक कर्व दिख रहा है ना, ऐसे करके, ऐसे 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 अंदर की ओर बाहर की ओर में इसमें हो रहा है। लेकिन देखिए बाकी सभी में क्या हो रहा है? 2 अंदर 2 बाहर तो हो ही रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? एक खास बात है। क्या खास बात है बताते हैं। कर्व है आकृति 1 में, निचली भुजा पर 2 कर्व है। क्या है? निचली भुजा पर क्या है? 2 कर्व है। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? आप देखिए इस प्रश्न को कीजिए। तो इस वाले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ देखिए 3 से 15 में 12 का डिफरेंस है, 15 से 30 में 15 का डिफरेंस है, 30 से 46 में कितने का? 16 का। इसमें फिर कितने का डिफरेंस है? 29 का। फिर इसमें कितने का डिफरेंस है? 40 का। फिर इसमें कितने का डिफरेंस है? इसमें 71 का डिफरेंस है। यहाँ फिर कितने का है? 100 का। फिर अगले में कर लीजिए 157 का। कितने का? 157 का। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते चलिए और इसे करते चलिए। तो इस तरह प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं ऐसे कॉमन कर करके, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 42 92 से जिस प्रकार संबंधित है 72 कैसे? जैसे 42 में हम अगर कितने से गुना कर दे, 2 से गुना कर 8 ऐड कर दे तो हमें 92 मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार से 72 में हम 2 से गुना कर 8 जोड़ देंगे तो हमें 152 मिल जाएगा, जो विकल्प 1 में है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं। क्या है? ध्यान देने योग्य बात है। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 7 से 11 में 13 का डिफरेंस, सॉरी अल्टरनेट चल लीजिए, अल्टरनेट। जैसे 7 से 20 में कितने का? 13 का डिफरेंस। 20 से 70 में कितने का डिफरेंस? 50 का। जैसे देखिए यहाँ 13 का, यहाँ कितने का? 50 का, ठीक है। 70 से 268 में कितने का डिफरेंस है? तो 198 का है। कितने का है? 198 का। अब यहाँ पे भी आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे इसमें 13 से 50 में 37 का है। कितने का? 37 का। और 50 से 198 में कितने का है? तो 148 का है। आप 37 में 4 से गुना करा दीजिए, आपको 148 मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार से ऊपर अल्टरनेट करते चलिएगा, ठीक है। तो अगला संख्या आपको मिल जाएगा। जैसे 11 से 35 में कितने का अंतर है? 24 का अंतर है। देखिए 35 से 133 में कितने का अंतर? 98 का है, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पे 133 से 100 अगले में कितने का डिफरेंस कर ले हम? अगले में हम कर लेते हैं 394 का डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए ऊपर की ओर हम इसको कर रहे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे 74 आ गया और 74 में 4 से गुना कर लीजिएगा, डिफरेंस चेक कीजिए 24 और 98 में। तो 4 से जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपको कितना? 296। कितना आएगा? 296 आएगा।
अब सभी को ऐड करा के 527 उत्तर ले आइए। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों पर ध्यान न देते हुए निम्नांकित कथनों को पढ़े और फिर दिए गए 4 विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए कथनों का सही निरूपण करता है। कह रहा है कि कुछ नाव क्या है, कुछ नाव कार है। क्या है, ये नाव है और ये क्या है, कार है। ठीक है, अब आगे पढ़िए। कह रहा है सभी कारें क्या हैं, खिलौने। देखिए सभी कारें क्या हैं, खिलौने हैं। ऐसा समझ लीजिए, ये नाव है, बोट है, ये कार है और ये क्या है, खिलौना को हम टी से डिनोट कर दिए हैं। किससे कर दिए हैं, तो टी से। आसानी पूर्वक आपको विकल्प इसमें कौन सा दिख रहा है, विकल्प 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न विकल्प का चयन करें। अब ध्यान दीजिए इस प्रश्न पे। इस प्रश्न को कीजिएगा तो इसका सही उत्तर होगा पालक, क्योंकि प्याज है, मूली है, शलजम है। देखिए पालक को छोड़कर अन्य सभी रूपांतरित जड़ या तना है तथा ये जमीन के अंदर उगते हैं। पालक एक पत्तीदार सब्जी है। क्लियर। अगला है कि एक कागज को निम्नांकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। हर बार कहते हैं कि जैसे ये ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं ना मोड़ने के लिए, सेम उसी प्रकार से आप खोलते चलिएगा, विकल्प 4 मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो संबंध आकृति बी का ए से है। ध्यान दीजिएगा इस वाले आकृति में ये इसमें कौन सा आएगा, तो इस प्रश्न को क्या कीजिएगा, आगे चलिए विकल्प को हम दिखाते हैं। अब इस विकल्प में ध्यान दीजिए, आकृति ए से आकृति बी में संपूर्ण डिजाइन जो है यहाँ पे देख लीजिए 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, जबकि त्रिभुज ऊर्ध्वाधरता पलट जाती है तथा वर्ग से संलग्न छोटी डिजाइन के स्थान पर एक नई डिजाइन आती है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ की जगह, तो उत्तर इसका क्या आ जाएंगे, इसका उत्तर 4 आएंगे। ठीक है, विकल्प 4। अगला है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे, तो इसका उत्तर आ जाएंगे विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक अभिन्न है। एक उस भिन्न आकृति का चयन कर लीजिए। जैसे देखिए कि विकल्प 1 को छोड़िए और अन्य सभी आकृति में अंदर वाली डिजाइन जो है, ये वाली डिजाइन के बारे में कह रहा है, ये वाली डिजाइन के बारे में कि डिजाइनें तथा बाहर वाली डिजाइनें मुख्य डिजाइन की 2 अलग अलग भुजाओं के सन्निकट है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प 1। आगे की ओर चलिए और अगला प्रश्न पे चलिए। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, लेकिन ये क्या है, नज़दीक ही है, ये वाला डिज़ाइन और ये वाला डिज़ाइन। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य ही वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। अब चलिए इस प्रश्न पे ध्यान दीजिए। जैसे 26, 8 और 36 है, तो 26 को 2 पार्टों में ऐड किया तो 8 मिला। ठीक है, और 26 - 8 कीजिएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 26 - 8 कीजिएगा तो हमें क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। और 18 में हम अगर 2 से गुना कर दे तो 36 मिल जाएगा। क्लियर है। सेम उसी प्रकार से कौन से में हो रहा है और कैसे हो रहा है। जैसे देखिए हम 33, 6 और 54 को कर रहे हैं, किसको, विकल्प 1 को। तो देखिए 33 को 2 अलग अलग भागों में जोड़ दिए तो 6, फिर 33 में से किसको घटा दिए, 6 को, यानी 27 आ गया। और फिर 27 में हम 2 से गुना करा दिए तो हमको क्या मिल जाएगा, 54, यानी विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो संबंध आकृति बी का ए से है। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे, तो इसका उत्तर निकल के आएंगे विकल्प 1। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। 3 दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी आकृति होगी। 3 दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पे कह रहा है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। अब इसको हम कॉमन पार्ट मान ले और एंटी क्लॉकवाइज चल ले दोनों में। तो देखिए पहले वाले को हम इस वाले को कर रहे हैं, तो 2 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो हम 6 लिख लेंगे। 6 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 2 के बाद क्या आ रहा है, 2 के बाद आ रहा है 3 और 3 के बाद आ रहा है 1। तो 3 के विपरीत कौन सा हो गया, 6 हो गया। तो 6 इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि यदि सिंटैक्स को कितना 82, 13, 71 और क्या लिखा जाता है 3 के रूप में, और मोल्ड को 14, 45, 15, 23 के रूप में कोडित किया जाता है, तो डिज़ाइन को कैसे कोडित किया जाएगा। अब देखिए एस का स्थानीय मान कितना है, एस का स्थानीय मान
पहला का हम समझा रहे हैं आपको सिंटेक्स के बारे में। तो इसका स्थानीय मान 27 और माइनस कर दीजिए 19। कितने? माइनस कर दीजिए 19। 19 माइनस कीजिएगा तो आपको 8 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 8 मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर चलिए। y का देख लीजिए कितना है? 27। y का कितना है? 27। अब इसमें से 27 में से फिर 25 माइनस कर लीजिए तो आपको 2 मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा तो ही आपको पता चलेगा। n बराबर लिख लीजिए 27। सभी में 27 और माइनस सबका स्थानीय मान कर रहा है। क्या कर रहा है? माइनस सबका स्थानीय मान। तो यहाँ पे 14 हो गया, आएंगे कितना? 13। ठीक है, अब आगे चलिए टी में भी वही काम कीजिए। 27 माइनस क्या कर लीजिए? 20, तो आपको क्या मिल जाएंगे? 7 मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगला चलिए, एक ये तो एक का एक ही रह गया। ठीक है, अब x का देखिए, x में क्या कीजिए? 27 माइनस 24 कर लीजिए तो मिल क्या जाएंगे? 3। सेम इसी प्रकार से सभी को किया गया है। अब डिज़ाइन को कीजिएगा ना तो विकल्प एक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न क्या कह रहा है इसका? 70 नंबर वाले प्रश्न का तो प्रश्न ही खत्म है इसमें। चलिए यहाँ पे 70 नंबर वाले प्रश्न का प्रश्न ही खत्म कर दिया गया है। तो हम इसका थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसका फिगर बनाने का। ठीक है, ऐसा एक फिगर है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक ऐसा लाइन है। ठीक है, ऐसा लाइन है और यहाँ पे ऐसा लाइन है। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे कट है, यहाँ पे ऐसे वाला है, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे जरा सा ऐसे। ठीक है, ये एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये दूसरा लाइन ड्रॉ कर लीजिए, फिर यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। क्लियर है? ये एक यहाँ से ऐसे, क्लियर रूप से। फिर ये एक यहाँ से ऐसे, फिर ये यहाँ से ऐसे है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा डार्क पार्ट दे दिया है। डार्क क्या दे दिया है? पार्ट दे दिया है। जैसे हम डार्क कर देते हैं। ठीक है, समझने के लिए क्या ये दिया ही है डार्क करके। जैसे यहाँ पे भी ऐसे डार्क है, अब इधर भी क्या है? डार्क है। दोनों तरफ ऐसे डार्क है और नीचे भी हल्का डार्क कर लीजिए। क्या कर लीजिए? डार्क कर लीजिए। और इसका क्या कर रहा है? कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसका प्रश्न का उत्तर लगा लीजिए। क्या कर लीजिए? प्रश्न का उत्तर लगा लीजिए। तो इस आकृति को आप पहले ध्यान से देखिए और इसको कौन सा इस वाले प्रश्न यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा विकल्प आएगा? तो विकल्प 3 आ जाएगा। कौन आ जाएगा? आपको विकल्प क्या आ जाएगा? 3। ये 3 नंबर वाले विकल्प आ जाएंगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है मोतियाबिंद का आँख से वही संबंध है जो संबंध छाजन का डैश से है। किससे है? डैश से। तो इसका सही उत्तर होगा त्वचा। क्या? त्वचा। यहाँ रोग प्रभावित अंग संबंध दर्शाया गया है, तो मोतियाबिंद का आँख से है, तो उसी प्रकार छाजन का क्या होगा? त्वचा होगा। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कर लीजिए। ठीक है, दाईं ओर कह रहा है। किस ओर कह रहा है इसको रखने के लिए? दाईं ओर। सेम इसी प्रकार से करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, और आर कैसा हो जाएगा? ऐसे। ई तो ऐसे घूम जाएगा, टी वैसे ही रहेगा, सी ए, फिर आर कैसे? ऐसे। ठीक है, अब चलिए एच तो ऐसे ही रहेगा और सी कैसे? ऐसे हो जाएगा। तो कौन से विकल्प में ऐसा हो रहा है? तो विकल्प 3 में हो रहा है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कौन सी विकल्प आकृति निम्नांकित आकृति प्रश्न में आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? ध्यान दीजिए इस प्रश्न पे और लगाइए इसका उत्तर। तो सही उत्तर आएंगे विकल्प 2। कैसे आएंगे? प्रत्येक अगली आकृति में दोनों डिजाइनों परस्पर स्थान परिवर्तन करती है। जो डिजाइन निचले बाएं कोने में जाती है वह उद्वारता पलटने के बाद बड़ी हो जाती है, जबकि जो डिजाइन ऊपर दाएं कोने में जाती है वह एक नई डिजाइन द्वारा प्रस्थापित हो जाती है। आगे की ओर चले। कह रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? तो आप बदल दीजिए विकल्प 3 को और उत्तर लगा लीजिए 400 बराबर 400। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि एक टूरिस्ट मिनी बस नागपुर से शिरडी बिना रुके गई। उसने पहली 50 मील की दूरी 25 क्या है MPH की, यानी कि मील पर घंटा, ठीक है, माइल पर घंटा की औसत गति से तय की। यदि बस की संपूर्ण औसत गति 45 माइल पर आवर थी तो शेष 130 मील के लिए इसकी गति कितने माइल
पर आवर में होगा, यही तो आपसे पूछा है। तो देखिए कुल दूरी कितना है, कुल दूरी बराबर निकाल लीजिए, तो 150 प्लस 130 कितना है 130, टोटल हो कितने जाएंगे 180 मील। ठीक है 50, सॉरी माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 50 ही है, क्या है 50, 50 प्लस क्या है 130, टोटल कितने हो जाएंगे 180 मील, कितने 180 मील। अब समय दिया है 45, तो 180 बटा क्या कर लीजिए 45, यानी कि 4 घंटा आ जाएंगे। टूरिस्ट मिनी बस 50 मील की दूरी 2 घंटे में तय करी तथा शेष 130 मील की दूरी भी 2 घंटे में तय की, यानी औसत निकालिएगा तो 130 बटा 2 कर लीजिए, कितना आ जाएंगे 65 माइल पर आवर। ठीक है MPH। ठीक है विकल्प एक सही। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि इस प्रश्न को तो आप खुद ही कीजिए। इस प्रश्न में आएगा उत्तर 14/9, 14 क्या आ जाएंगे, 4/9, माफ़ कीजिएगा हमें 4/9 आएंगे। इस प्रश्न को आप लोग खुद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि यदि 46 और 48 की धनराशि 3 भागों में इस प्रकार बांटी जाती है कि पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग के 5 गुने और तीसरे भाग के 7 गुने के बराबर होता है, तो दूसरे और तीसरे भाग के बीच कितना अंतर है, यही तो आपसे पूछा है। क्या, यही तो। मान लीजिए कि 3 भाग क्रमशः क्या है, x है, y है और क्या है z है। ठीक है प्रश्न से चलिएगा तो 4x बराबर 5y बराबर क्या कीजिएगा 7z कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे करने के लिए x बटा क्या कीजिएगा 5 × 7 इज इक्वल टू वाई बटा क्या कर लीजिए 4 × 7 और इज इक्वल टू जेड बटा क्या कर लीजिए 4 × 5। सभी को करके लिखिएगा तो क्या लिखिएगा x बटा 35। ठीक है x बटा 35 बराबर y बटा 28 और बराबर क्या y बटा z। ठीक है यानी कि जेड बटा कितना 20। अब देखिए अब यहाँ पे x अनुपात y अनुपात z करिएगा, x अनुपात y अनुपात z कीजिएगा तो क्या 35 अनुपात 28 अनुपात 20 लिखिएगा। ठीक है अब आगे चलिए दूसरे, अब अनुपातिक योग निकालिएगा सभी को ऐड करके तो 83 आएंगे और एक दूसरे एवं तीसरे भाग का अंतर निकालिएगा तो 28 माइनस कितना 20 और बटा में 83 और गुने में कितना 46 48। ठीक है काट पीट में छा दीजिए, उत्तर कितने आ जाएंगे 448, कितने 448 रुपये। अगला प्रश्न है कि रेणु किसी समान पर लगातार मूल्यों से 36.50 रुपये ज़्यादा मूल्य अंकित करती है। जब वह अंकित मूल्य पर 36% छूट देकर बेचती है तो उसे 20% की हानि होती है। उस सामान का लागत मूल्य क्या है। सामान का लागत मूल्य पूछा तो वस्तु का लागत मूल्य मान लीजिए 100 रुपये, वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा x + 36.50। ठीक है अब प्रश्न से चलिएगा तो x + 36.50 गुणे क्या कर लीजिए 100 माइनस 36%। ठीक है तो और बराबर में x गुने 80%, क्या 80%। क्लियर है। अब आगे चलिए अगले स्टेप पे, तो क्या हो जाएगा x + 36.5। ठीक है सभी को अब गुणा कीजिए 64 से और बराबर में कितना 80x। ठीक है अब आगे चलिएगा तो क्या मिलेंगे आपको 64x प्लस क्या 36.5 और गुणे क्या 64 और बराबर में 80x। क्लियर है। अब आगे चलिएगा तो क्या 80x माइनस 64x कीजिएगा। ठीक है और बराबर 36.5 गुणे 64। ठीक है 64। अब आगे चलते हैं तो क्या होगा 16x बराबर कितना 36.5 और गुने का क्या 64, क्या गुने का 64। अब आगे चलते हैं अगले स्टेप पे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 36.5 गुणे 64 और बटा में 16। अब काट दीजिए कितना 16 चौके 64, अब गुना करा दीजिए आ जाएंगे 146, कितने आ जाएंगे 146 रुपये। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है पाइप ए टैंक भरने वाला पाइप है, पाइप ए टैंक भरने वाला पाइप है जबकि बी और सी टैंक खाली करने वाला पाइप है। पाइप ए अकेले एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप सी अकेले पूरा भरा टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 40 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। पाइप बी अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है। माना कि पाइप बी अकेले टंकी को 1 घंटे में खाली
कर सकता है। प्रश्न से अगर आप चले तो कह रहा है कि क्या कहिएगा कि जब 3 नल एक साथ खोले जाते हैं तब 1 घंटा में टंकी का भरा भाग कितना हो जाएगा। 1 घंटा में टंकी का भरा भाग होगा 1/40। क्लियर है। यानी कि 1/10 माइनस कर दीजिए 1/x और माइनस 1 बटा कितना 24 और बराबर कितना 1/40। इसको a मानिए, इसको b, इसको c। समझ गए। अब आगे चलिए अगले स्टेप पे। तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा 1/10 माइनस 1/24 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का ही क्या हो जाएगा 1/40। ठीक है। ये क्या है b है, जिसे b टंकी के बारे में कह रहे थे वही। देखिए अभी से यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा 120 आएंगे, यहाँ पे 12 दहाँ 120 माइनस यहाँ पे 24 पचे 120 और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 दिया 120। ठीक है। अब आगे चलते हैं तो आगे कीजिएगा तो आएंगे 4/120, 4 बटा क्या 120 और बराबर 1/30 क्या 1/30। ठीक है। अब अगले स्टेप पे चलिए और कीजिए तो x बराबर 30 घंटे, तो b द्वारा टंकी को खाली करने में लगा समय, यानी नल b द्वारा टंकी के 2/3 भाग को खाली करने में लगा समय क्या हो जाएगा 2/3 गुने 30। यानी कि काट दीजिएगा तो 3 तिया 30, 3 दहाँ 30 और 2 में गुना कर दीजिए 10 से, यानी 20 उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, 20 घंटे। अगला प्रश्न है कि एक वृत्ताकार उद्यान का क्षेत्रफल एक ऐसे त्रिभुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के 11/15 भाग के बराबर है जिसकी भुजाएं 80 मीटर, 84 मीटर और 116 मीटर है। उस उद्यान का परिमाप मीटर में क्या है, पाई का मान 22/7 मान लीजिए। अब त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं निकालिएगा तो 80, 84 और कितना है 116 है। ठीक है, 116। अब आगे चलिए, देखिए यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, चूंकि 80 का स्क्वायर प्लस कितना 84 का स्क्वायर बराबर कितना 116 का स्क्वायर। समझ रहे हैं मेरे बातों को। त्रिभुजाकार मैदान समकोणीय है, इस मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हाफ गुने आधार गुने क्या ऊंचाई। ठीक है। अब इसे देखिए और बराबर में कितना आ जाएगा 3360, कितना 3360। अब वृत्ताकार उद्यान का क्षेत्रफल निकालिएगा तो 11 बेटा क्या कर लीजिए 15 गुने 3360। काटपीट में चाहिएगा तो आएंगे 2464 वर्ग मीटर। कितने आएंगे 2464 वर्ग मीटर। अब यहाँ पे पाई आर बराबर निकालते हैं तो 22/7 और गुने आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2464। ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2464। ठीक है। और बटा में कितना, यहाँ पे गुणे में 7 और बटा में हो जाएगा कितना 22। यहाँ काटपीट में चाहिएगा तो 784 आएंगे। आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएंगे 784 आ जाएंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा √784 जो 28 मीटर के बराबर हो जाएंगे। अब वृत्ताकार उद्यान की परिधि निकालिए तो परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है, यानी कि 2 गुने 22/7 और गुने क्या 28, यानी 7 चौके 28। ठीक है। अब यहाँ पे सभी को गुना करा दीजिए 176 आ जाएंगे। ठीक है। अगला है बेलन की आकृति वाली एक बाल्टी की त्रिज्या 96 सेंटीमीटर और ऊंचाई 54 सेंटीमीटर है जिसमें बालू भरी गई है। बाल्टी को जमीन पर खाली किया जाता है और 1 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंक्वाकार ढेर का निर्माण होता है। यदि उस ढेर की ऊंचाई 72 सेंटीमीटर है तो x का मान क्या होगा। मतलब बेलनाकार बाल्टी में बालू का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, यानी मेरा कहने का मतलब पाई गुने 96 और गुने 54 कर लीजिएगा। यही कीजिएगा ना, सभी को कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1/3 और पाई r1 स्क्वायर h1। ठीक है। और बराबर क्या आ जाएगा पाई गुने 96 और गुने 54। ठीक है। ऐसे को लिख लीजिए। अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे अगले के स्टेप पे क्या करेंगे देखिए, हमें देखिए यहाँ पे क्या करते हैं तो 1/3 क्या 1/3 गुणे पाई माफ़ कीजिएगा x स्क्वायर गुणे 72 और बराबर में क्या लिख लेंगे 96 गुने 96 और गुने 54। ठीक है 54, यानी कि x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 96 गुने 96 और गुने 54 और गुने 3। क्लियर है। और बटा में 72।
काट पीट में चाहिएगा तो 20,736 आएंगे। यानी कि x बराबर अगर आप निकालेंगे, x बराबर तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 20,736, यही था ना। अब इसे बाहर निकालिएगा तो ये कितने के बराबर 144 के बराबर, विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न पे चलिए और ध्यान दीजिए। प्रश्न पे कह रहा है कि कोई धनराशि 3 वर्षों में 5% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 37,044 रुपये हो जाती है। यदि वही धनराशि 2 वर्षों में 15% प्रति वर्ष 8 माह वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बढ़कर 100 रुपये हो जाती है तो x का मान रुपए में क्या होगा। x का मान पूछा है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, मूलधन बराबर क्या, मूलधन बराबर p, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बटा 100 और इसका पावर क्या हो जाएगा t, यानी कि 37,044 बराबर क्या हो जाएगा p इंटू 1 प्लस 5 बटा 100 और इसका पावर क्या 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके आप नीचे की ओर बढ़िएगा तो आपको अंततः मिलेगा क्या, p बराबर क्या मिल जाएगा 37,044 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा 21 गुणे 21 गुणे 21, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 32,000 आएंगे। कितने आएंगे 32,000। अब आगे चलते हैं अगले स्टेप पे, ठीक है। दूसरी स्थिति में अगर दर बराबर 2/3 गुणे कितना कर लीजिएगा 2/3 गुणे 15, जैसे आर बराबर कितना 2/3 गुणे 15, ठीक है। तो आ कितना जाएंगे 10% प्रति माह प्रति 8 माह पर, यानी समय बराबर टी बराबर 24/8, ठीक है। 24/8 हो जाएंगे। तो 24/8 होंगे तो 8 तेरी 24, यानी कि 3 अष्टमाह मास होंगे। अब मिश्रधन निकाल लीजिए, क्या मिश्रधन, तो कितना था 32,000, कितना था 32,000 इंटू 1 प्लस 10 बटा क्या 100 और सभी का पावर क्या 3। अब इसे लिखिए 32,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 और गुणे क्या 11/10, ठीक है। अब सभी को काट पीट में चाहिए। 42 कहाँ पे है, विकल्प 2 में है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 10% कम हो जाता है। यदि चौथे और 5वें वर्ष के अंत में इसके मूल्यों के बीच अंतर 52.65 रुपये है तो दूसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य का 90% क्या होगा। अब मान लीजिए वस्तु का आरंभिक मूल्य p रुपये है तो a बराबर क्या निकालिएगा p इंटू 1 माइनस आर बटा 100 और इसका पावर क्या t। अब प्रश्नानुसार चौथे एवं 5वें वर्ष के मूल्य का अंतर निकालिएगा तो कितना 52.65 रुपये निकालिएगा, यानी A4 माइनस A5 निकालिए तो कितना 52.65। क्लियर है। अब अगले स्टेप पे चलिए, यानी कि p इंटू 1 माइनस 10/100 और इसका पावर 4 और माइनस p इंटू 1 माइनस 10 का पावर क्या हो जाएगा 100 और पावर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। और बराबर में 52.65। इसे करके जब आइएगा तो आपको क्या मिलेंगे, p बराबर 52.65 और गुने में कितना आ जाएंगे, गुने में आ जाएंगे इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। और बटा में 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9, ठीक है। काट पीट मचाते आइएगा तो आएंगे यहाँ पे 65,000, क्या 65,000/9 माफ़ कीजिए 65,000/81 आएंगे, 2 9 बच जाते हैं, ठीक है। तो दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु का मूल्य निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 65,000/81। 1 माइनस क्या कर लीजिए 10/100 का पावर क्या है 2, यानी कि 65,081 गुने क्या कर लीजिएगा आप यहाँ पे 81 और यहाँ पे 1 माइनस 10 का क्या 1/10 का स्क्वायर। अब आगे चलिए अगले स्टेप पे तो क्या हो जाएंगे 65,000, ठीक है 65,000 और बटा 81 गुने 9 गुने 9/10 गुने 9/10। इसे भी काट पीट मचा दीजिए तो 600 कितने आ जाएंगे 50 आ जाएंगे रुपए। और 650 रुपये का 90% निकालिएगा तो 90 से गुना करा दीजिए और बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो से गुना कीजिएगा तो 585 आएंगे जो विकल्प 1 में है। अगला प्रश्न है कि 10 संख्याओं का औसत 72.8 है
पहली 6 संख्याओं का औसत 88.5 तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64.4 है। यदि छठवीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब इसका छठी संख्या का, जैसे 6 गुने हम क्या कर लेंगे 88.5, फिर प्लस 5 गुने 64.4 और माइनस कर लेंगे 10 गुने क्या 72.8। सभी को कीजिएगा, आएंगे कितना हम बता देते हैं। आएंगे यहाँ पे गुना करके लाइएगा तो 531 प्लस 322 और माइनस कितना 728। आप कितने जाएंगे 125 आएंगे। कितने आएंगे 125। अब अगले स्टेप पे चल लीजिए। तो छठी संख्या को हटाने के बाद शेष 9 संख्याओं का औसत कितना होगा 72.8 गुने 10 माइनस 125 और बटा में 9, यानी कीजिएगा तो क्या आएंगे यहाँ पे 728 माइनस 125 और बटा में 9, यानी टोटल कितना आ जाएंगे 603/9। अब काटिएगा तो 67 आएंगे जो विकल्प 2 में है। अगला प्रश्न है कि एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 14 गुना है और शेषफल का 7 गुना है। यदि शेषफल 34 है तो भाज्य क्या होगा। भाज्य क्या होगा इसका, जैसे प्रश्न से चलिएगा तो भाजक बराबर क्या होता है भागफल। जैसे देखिए भाजक बराबर क्या कीजिएगा भागफल गुने 14 और बराबर शेषफल गुने 7। क्या शेषफल गुने 7, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये हो जाएगा कि भागफल बराबर क्या आएगा भागफल बराबर 34 गुने 7 बटा 14, यानी 7 दूना 14 और 17 दूना 34, यानी 17 आ गए। ठीक है 17। अब अगले स्टेप पे चल लें तो क्या होगा भाजक बराबर 34 गुने 7 यानी कि 238, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। तो मेरा कहने का मतलब कि ये हो जाएगा 238 गुने 17 प्लस 34। सभी को कीजिएगा, आएंगे 40/80। कितने आएंगे 40/80 जो विकल्प 2 में है। विकल्प 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि 32 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, यही तो आपसे पूछा है। अब 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य प्लस 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि लाभ प्रतिशत अगर निकालिएगा तो 12/32 माइनस क्या कीजिएगा 12 गुने 100। ठीक है, यानी कि 12/20 और गुने 100। ठीक है, तो 20 पंजे 100 और 12 पच्चे 60% विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति नाव द्वारा जलधारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उतनी ही दूरी जलधारा की दिशा में तय करता है। संपूर्ण यात्रा में उसके द्वारा लिया गया कुल समय 3.1/5 घंटे है। यदि जलधारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है तो कितने घंटे में वह व्यक्ति जलधारा की विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। आइए इस प्रश्न को करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मान लीजिए शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा x किलोमीटर, धारा की दिशा में कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर, अनुप्रवाह में क्या हो जाएगा अनुप्रवाह में x + 5 किलोमीटर पर घंटा। जो हम बोल रहे हैं उसको लिखते चलिए। ऊर्ध्वाधर प्रवाह में क्या हो जाएगा x - 5 किलोमीटर पर घंटा। अब प्रश्न अनुसार चल लीजिए तो क्या हो जाएगा 30/x + 5 प्लस क्या 30/x - 5 और बराबर में 16/5। ठीक है, कीजिएगा तो 30 यानी कि 30 × 1/x + 5। ठीक है, अब प्लस क्या हो जाएगा 1/x - 5 और बराबर में 16/5। ठीक है, अब अगले स्टेप पे चल लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 5 उसका लेते हैं एलसीएम तो और x - 5। अब इसे लिखिएगा ऊपर कैसे लिखते तो x - 5 आता और प्लस x + 5 आता। आप कॉपी पे लिख के कीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। 16 क्या हो जाएगा 5 × 30। ठीक है, अब आगे चलिएगा तो क्या आएंगे 8/75 आ जाएंगे। 8 क्या आ जाएंगे 75। अब चूंकि यहाँ पे देखिए अगले स्टेप पे 2x क्या हो जाएगा x² माइनस क्या 25 और बराबर में 8/75। ठीक है, अब इसे कैसे लिखिएगा 8/75। तो अब इसे क्या करना है अगले स्टेप पे x² माइनस 25 और बराबर में क्या 4/75। और कि ये कैसे होगा इसके बराबर कीजिएगा तो 4x² माइनस 100 बराबर क्या आ जाएगा 75x। क्या 75x। अगले स्टेप पे चलिएगा तो क्या आएंगे 4x² माइनस 75x माइनस 100 इज इक्वल टू क्या 0, यानी 4x² माइनस 80x प्लस 5x माइनस 100 बराबर 0।
ठीक है, यानी कि 4x इंटू एक्स माइनस 20 और प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 20, ये फैक्टराइज कर दिए बराबर 0। अब x माइनस 20 इंटू एक्स प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या 0। ठीक है, अब अगले स्टेप पे कीजिएगा तो x बराबर क्या आ जाएंगे 20 और x बराबर नॉट इक्वल टू क्या आएंगे -5/4, यानी उद प्रवाह चाल में क्या हो जाएगा 20 माइनस 5 कीजिएगा तो 15 किलोमीटर पर घंटा आ जाएंगे। अब अगले स्टेप पे कीजिए उद प्रवाह में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो 144/15 कीजिएगा, काटपीट मचा दीजिए, 9.6 आ जाएंगे उत्तर। अगला प्रश्न है कि मान ले कि x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6, 7 और 9 से विभाजित करने पर हर बार शेषफल 1 प्राप्त होता है। x अंकों का क्या योग क्या है, यही तो पूछा। सभी का एलसीएम ले लीजिए, ये 4, 5, 6, 7 और 9 का क्या कर लीजिए एलसीएम लीजिएगा तो 1260 आएंगे। कितने आएंगे 1260। अब देखिए 1260 में क्या कर लीजिएगा, यानी कि संख्या निकालने के लिए 7 और गुणे 7 और प्लस क्या कर लीजिएगा 1, तो कितने जाएंगे, आ जाएंगे आपको कितना 8820 प्लस 1 कीजिएगा और बराबर में 8821 हो जाएंगे और प्लस x कर लीजिए, तो x के अंकों का योग निकाल लीजिए, तो 8 + 8 + 2 + 1 बराबर क्या आ जाएंगे 19। अब चलिए ऑप्शन लगाइए, 19 कहाँ पे है, 19 यहाँ पे है। अगला है कि एक समान साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर पर कोई धनराशि 5 वर्ष के बाद 13,880 और 8 वर्षों के बाद 16,776 हो जाती है। उसी दर पर 10,000 की धनराशि का 4.2/5 वर्षों का साधारण ब्याज रुपये में कितना है, यही तो आपसे पूछा है। तो 3 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर 8 वर्षों का मिश्रधन माइनस 5 वर्षों का मिश्रधन, इसे कॉपी पे लिखिए। अब कैसे कीजिएगा 16,776 माइनस क्या कीजिएगा 13,860 रुपये, यानी मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 13,860 माइनस 4,860 बराबर क्या हो जाएगा 9,000 रुपये। कितने 9,000 रुपये। अब दर बराबर क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, यानी कि 4,860 गुने क्या 100, ठीक है 100 बटा में 9,000 गुने का क्या 9,000 है ये, और गुने का क्या हो जाएगा 5, ठीक है ये 5 बराबर कीजिएगा काटपीट में जाके तो 10.8% प्रति वर्ष आएंगे। अब दूसरी स्थिति में अगर आप निकालते हैं तो क्या आएंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यानी कि 10,000 हो गया ना, गुने 22 और गुने क्या 8 10.8 10.8। अब बटा में कर लीजिए कितना 5 गुने 100, ठीक है काटपीट मचा दीजिए 4752 आ जाएंगे जो विकल्प 2 में है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि ए बी से 48% अधिक है तथा सी ए और बी के योग से 30% कम है। सी ए से कितने प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध है, अधिक मान है इसका कितना। जैसे बी मान लीजिए 100 तो ए कितना हो जाएगा 148, ठीक है, यानी कि सी बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी निकालिएगा तो गुणे में कितना 70/100, यही ना कीजिएगा क्योंकि 30% कम है। अब अगले स्टेप पे चलिएगा तो क्या लिखिएगा 248, क्या 248, ठीक है 248 गुने 70/100 और गुने क्या माफ़ कीजिएगा बराबर क्या बराबर 173.5 प्रतिशत निकालिएगा तो 173.6, यहाँ पे 6 था 173.6, तो 173.6 माइनस 148 बटा क्या हो जाएगा 148 और बड़ा गुणे में क्या 100। अब अगले स्टेप पे चल लेते हैं, आखिरी स्टेप पे यहाँ पे देखिए क्या लिखिएगा 25.6 गुने 100 और बटा में 148, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे आ जाएंगे 2560 बटा क्या 148 आ जाएंगे। अब इसे काटपीट में जाइएगा तो 640 और बटा 37, इसे भी काटिएगा तो कितने आ जाएंगे आ जाएंगे 17.297, यानी लगभग 17.3 विकल्प एक सही। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएक्स एक्सेल 2007 में एक नया मान्य फार्मूला नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सुमैड,
ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है? तो इसका सही उत्तर होगा डायल अप। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एम एक्स एक्सल सीट में एक सेल एड्रेस किससे मिलकर बना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल के कॉलम और रो। अगला, एम एस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कंट्रोल प्लस रिटर्न। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है ओमिनिम बॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउज़र डैश था। कौन था पहला वेब ब्राउज़र? तो गूगल क्रोम। अगला प्रश्न है कि एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा फॉन्ट कलर। अगला प्रश्न है कि तालिका के कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? एम एस वर्ड है, तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? साकस यानी कि रूलर। अगला, ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए निम्न में से किस आइकन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पेपर क्लिप आइकन। क्या? पेपर क्लिप आइकन। अगला प्रश्न है कि एक सक्रिय सेल को वर्तमान रो पर पहले कॉलम में ले जाने यानी कि मूव करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा होम का। ठीक है, किसका? होम का। अगला और इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि डैश एम एस वर्ड 2007 में ऑफिस बटन का एक मान्य विकल्प नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रेजेंटेशन। क्या? प्रेजेंटेशन। आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, क्या आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा? तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग अपने चैनल पे नए हैं। ठीक है, जो इस चैनल का सब्सक्राइबर उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। यहाँ आंसर की दे दिया गया है, जबकि हम जो आंसर की लगाए हैं आप उससे और इससे दोनों को मिलाकर ही कीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी हेल्प हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, और प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।